जय हिंद देशवासियों। आज मैं देश के जवानों की पुरानी पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करने जा रहा हूं। देश के जवान जो इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, देश के वो जवान जिनके लिए देश ही सर्वप्रथम है। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश के नेता और इस देश के संचालन में शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के लिए इन जवानों का कोई स्थान नहीं है। उल्टा वो तो इन जवानों को मिलने वाली सुविधाओं को कम से कम कैसे किया जा सके इस पर योजना बनाते रहते हैं, और उसी योजना की एक कड़ी थी ये एनपीएस। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी नीयत से किया गया काम में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, और वो कमी इनके काम में रह चुकी है। आप यदि एनपीएस को धरातल पर उतारने के लिए जिस नोटिफिकेशन का इन्होंने उपयोग किया था, वो नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2003 का। यदि आप उस नोटिफिकेशन को देखोगे तो उसके पहले ही पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि ये नियम देश के सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होंगे एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस ऑफ द इंडिया। अब इससे जुड़ी एक और बात मैं बताता हूं आपको। आप 2 सितंबर 1968 का वो नोटिफिकेशन भी देखिए जिसके तहत बीएसएफ का गठन हुआ था। उसके भी पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये भारत का एक सशस्त्र बल है। क्लियरली मेंशन है उसमें, एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो ये एनपीएस के नियम बीएसएफ पे लागू नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार ये नियम सीआरपीएफ पे भी लागू नहीं होंगे, यह नियम सीआईएसएफ और एसएसबी पे भी लागू नहीं होंगे। वैसे ही ये नियम आईटीबीपी और असम राइफल पे भी लागू नहीं होंगे। यहां तक कि एसएसबी के तो नाम में ही सशस्त्र बल है। अब हुआ क्या कि इतनी बड़ी बात है तो फिर कैसे मतलब ये मुद्दा छुपा हुआ रह गया, मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर एक फैसला सुना दिया था कि ये एनपीएस देश के सीएपीएफ पे लागू नहीं होती। अब कानूनी रूप से तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं सकता। तो हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा दस्तावेजों के आधार पर इस पर निर्णय दिया था, और भारत का संविधान भी यही कहता है कि ये नियम सीएपीएफ पे लागू नहीं होंगे। अब खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव डाला कि तुम रोको इसको कैसे ही करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक स्टे दे दिया। अब स्टे दिया है तो आगे की कोई डेट तो आएगी। जब वो डेट आती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस डेट को एक्सटेंड कर देता है। और अब ये क्या कर रहे हैं, उसको उठा के एक कोने में पटक दिया है कि उसके बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि संवैधानिक रूप से तो वो नियम सीएपीएफ पे लागू होता ही नहीं है एनपीएस का। लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए उसको रोकना भी जरूरी है। अब आप सोचिए कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो अन्य संवैधानिक संस्थाएं तो इशारों पे काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप इस देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली संवैधानिक संस्था कह सकते हो संसद के बाद, सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के संविधान का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, वो दबाव में काम कर रहा है। लेकिन वो, मैंने पहले भी बोला कि जब आप कोई बदनीयत से काम करते हो ना, तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अब कानूनी रूप से तो हर एक सीएपीएफ कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होगी, ये एनपीएस लागू ही नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि अभी 1 से 19 दिसंबर तक देश का शीतकालीन सत्र चला। इस सत्र में आपने देखा, किसी को याद है, देश के एक भी नागरिक को याद है कि कोई भी देश के काम की कोई बहस हुई होगी? किसी को कुछ मुद्दा याद नहीं। लेकिन मुझे एक चीज याद है, वो चीज ये है कि 16 दिसंबर जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, के दिन संसद में सवाल नंबर 2647 के तहत पूछा गया कि इस देश में सीएपीएफ से रिगार्डिंग सुसाइड्स, छुट्टी, दूसरी चीजों के रिगार्डिंग पूछा गया। उत्तर मिल गया
उत्तर ये दिया गया कि पिछले 3 सालों में 438 कुछ सुसाइड्स हुई हैं। कहने में तो एक 448, लेकिन 448 जवान सुसाइड में खत्म हुए हैं देश के। कोई मायने फर्क नहीं पड़ता। और क्या वो संसद में सवाल पूछ लेने से और उसका उत्तर देने से ये सुसाइड बंद हो जाएगी? नहीं होगी। अब बात आती है कि इतनी सुसाइड का भी देश को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि संसद में इन चीजों पे कभी बहस होती नहीं है। मुद्दा मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी को एक क्या कहते हैं, वो विपक्ष के नेता के तौर पे अगर आप देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात उठाई थी जो बहुत बड़ी बात थी कि इस देश में, देश के संचालन में जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी है ओबीसी, उसका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। मैं उस बात को थोड़ा और गंभीर बनाने जा रहा हूं। इस देश का जो रक्षक बल है, जो देश की जवानों की फोर्स है, जो वास्तव में देश के रक्षक हैं, उस रक्षक बल में जिस वर्ग का अधिकतम योगदान है उसका इस देश के संचालन वाले पदों पर ना के बराबर अस्तित्व है। इसलिए इन जवानों की व्यथा उन ऊंचे अधिकारियों को महसूस ही नहीं होती है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी भावनाओं का। मैं आपको आपने देखा होगा, सरकार कभी एनपीएस ला रही है, कभी ओपीएस ला रही है, कभी यूपीएस ला रही है, ओपीएस नहीं दे रही है। ये सारा सोचलेबाजी चल क्यों रही है? कभी आपने इस पे गौर किया कि ये पूरा खेल खेला क्यों जा रहा है? तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इसकी गहराई आपको मिलेगी जब आप आंकड़े देखोगे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों के। मैं बताता हूं आपको, अगर आज आप देखोगे देश में केंद्र सरकार के जो पेंशनरों की टोटल संख्या है ना, वो लगभग 65 लाख से थोड़ी ज्यादा है। और मुख्यतः सरकार ने इसे 5 भागों में बांटा है। पहला और सबसे बड़ा भाग है डिफेंस पेंशनरों का, दूसरा भाग है रेलवेज का, तीसरा है सिविलियन डिपार्टमेंट का। ये सिविलियन को नॉक करना, मैं दोबारा आऊंगा इस पे। चौथा है टेलीकॉम का और पांचवा है पोस्ट का। अब जब आप इनकी संख्याओं को देखोगे तो डिफेंस के जो पेंशनर हैं वो लगभग 35 लाख, यानी आधे से ज्यादा तो डिफेंस के पेंशनर हैं। अब वो जो सिविलियन की काउंटिंग है लगभग 12 लाख के करीब है। वो उन सिविलियन में आप पता कौन है? उन सिविलियन में सबसे बड़ी संख्या है इस देश के जवानों की। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, 10 लाख के करीब तो ये पेंशनर है, उनको सिविलियन बना रखा है। और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सन 2004 के बाद बिना किसी कानून को पारित किए हुए देश के आधे से ज्यादा आर्म फोर्सेस को इन्होंने सिविलियन घोषित कर दिया। क्यों? ये पेंशन बंद करने के लिए। और उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज इन्होंने इन आर्म फोर्सेस को, आधे से ज्यादा आर्म फोर्सेस को इन्होंने सिविलियन घोषित किया, और इनका दूसरा स्टेप था ये अग्निवीर। अब ये डिफेंस फोर्सेस की पेंशन को भी एक योजनाबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको पता है, एक सिविलियन एम्प्लॉय 18 साल की उम्र में यदि भर्ती हो और 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो, उसके साथ एक आर्मी का जवान भी 18 साल में अगर भर्ती हो ना, तब तक 2 जवान रिटायर होकर चले जाएंगे, तीसरा रिटायर होने की स्थिति में होगा। तो इन पे भारी ये जवानों की पेंशन पड़ रही है। और ये शर्म है इस देश के लिए कि जो जवान अपना जीवन भी नहीं देखता इस देश की रक्षा के लिए, उसको पेंशन देने के लिए इस देश के पास पैसे नहीं है, और उनके विरुद्ध ये नई नई चौंचले लेके आते हैं। मैं एक और बहुत गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूं। आप सोचिए क्या स्थिति है इस देश की। मैंने 25 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र दिया था। उस पत्र में बहुत गंभीर विषयों को उठाया गया। मुख्यतः वो बीएसएफ से रिलेटेड है, लेकिन बाकी मुद्दे भी बहुत गंभीर विषय को उठाया गया। अब हालात देखिए इस देश की न्याय व्यवस्था के। 25 अगस्त को बाई हैंड मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर दिया है, लेकिन उस लेटर में रिसीविंग डेट दिखाई जा रही है 25 सितंबर, यानी 1 महीने बाद की।
न्याय की स्पीड देखिए आप। चलो उसको इग्नोर कीजिए आप, 1 महीने के बाद उन्होंने दिखाया है, आज 4 महीने हो गए वो लेटर पेंडिंग में पड़ा है। क्यों? क्योंकि जवानों से रिलेटेड मुद्दा है। कौन पूछ रहा है जवानों को? ना तो वो ठीक से वोट डालते हैं, इनको तो वो चाहिए जो टाइम पे वोट देते हों, जिनकी संख्या बल ज्यादा हो। हालात इतने बुरे हैं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत चिंतनीय विषय इस देश के लिए। इस देश के नेताओं और इस देश के सर्वोच्च बैठे अधिकारियों को देश की फोर्सेस का अंतर तक नहीं पता है। उस 11 पेज के लेटर में मैंने कहीं भी एसएसबी का नाम नहीं डाला, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय उस लेटर को भेजता है एसएसबी को। और उससे भी बड़ी कहानी, एसएसबी मुझे बीएसएफ की समस्याओं से छुटकारा दिला रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। ये नहीं कह रहा कि आपने हमको गलती से भेज दिया है लेटर, नहीं, वो उसका उत्तर भी दे रहे हैं। अब जब उन्होंने उत्तर दिया तो उसके पीछे और एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। उनका वो जो उत्तर है वो 19 सितंबर 2025 की डेट पे साइन है। मुझे उसका मैसेज 20 सितंबर को आया था। अब हुआ ये है कि वो मुझे कहानियां सुना रहे हैं, ये वे हैं जिनके थ्रू आप अपनी समस्याएं बता सकते हो। अब उनको मैं एक बात क्लियर तौर पे कह देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं एक रात को सोया, सुबह उठा, बिना मुंह धोए मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेज दिया हो। नहीं, मैंने वो सारे तरीके अपना लिए। ये लास्ट एफर्ट है मेरा सिस्टम के द्वारा इसको ठीक करवाने का। अब देखिए, अब गंभीर स्थिति क्या है इस देश की। आप एसएसबी का फेसबुक पेज देखोगे, शायद 29-30 सितंबर के आसपास की बात है, उन्होंने बकायदा एक पोस्ट डाल रखी है। सितंबर हिंदी पखवाड़ा मंथ, प्रचार कर रखा है, हम हिंदी को इतना सम्मान दे रहे हैं। देश को दिखाने वाली बात है ये कि हम इतना सम्मान दे रहे हैं, बकायदा कार्यक्रम करके पोस्ट डाली गई है फेसबुक पे। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक हिंदी के लेटर का उत्तर उन्होंने 19 सितंबर को अंग्रेजी में दिया है। इस देश में केंद्रीय कार्यालयों में जो कार्मिक कार्यरत हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस डील करते हैं, उन्हें सामान्य तौर पे पता है कि इस देश में हिंदी के पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें यह ना पता हो कि कौन से अधिनियम का कौन सा नियम ये बात बोल रहा है, लेकिन ये सामान्य तौर पे पता है। वो कमांडेंट, उसको ये भी नहीं पता कि राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत बनाए गए नियम, राजभाषा नियम 1976 का 5वां नियम, यह स्पष्ट तौर पे कहता है तमिलनाडु को छोड़कर कि भारत का किसी भी केंद्रीय कार्यालय में यदि आपको कोई पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर आप हिंदी में ही दोगे, यह अनिवार्य है। उस कमांडेंट को एक सामान्य से यह नियम नहीं पता है, और वो कमांडेंट मात्र एक कमांडेंट की रैंक पा जाने से, बिना किसी लॉ की डिग्री के, बिना किसी वैदिक शिक्षा के, एक जवान को जेल में डालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये हालात हैं इस देश के जवानों की, और यही कारण है कमांडेंट की ऐसी ही तानाशाही के कारण इतनी सुसाइड्स होती हैं। इस परिस्थितियों को इस देश में कोई गहराई से नहीं पूछता है। मैं इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से, मैं इस देश के सर्वोच्च नेतृत्व से प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक कमांडेंट को, किसी भी जवान को जेल में डालने के अधिकार नहीं होने चाहिए। यदि कोई जवान कोई अनुशासनहीन कार्य करता है तो आप उसे फाइनेंशियल सजा दीजिए कि यदि अगर वो सजा गलत है, वो जवान कोर्ट में जाके उसको सुधरवा कर सके, वो जो फाइनेंशियल उसको नुकसान हुआ है वो आगे जाके वापस पा सके। लेकिन यदि आपने उसको जेल में डाल दिया बिना उसके किसी अपराध के, तो वो समय उसका कभी वापस नहीं आ सकता। किसी भी चीज से उसके स्वाभिमान की भरपाई हो ही नहीं सकती। दूसरा सबसे बड़ा मेरी जो प्रार्थना है वो ये है कि देश की सेनाओं में, देश के अर्धसैनिक बलों में एक बहुत ही गरीब परिवार से, किसान परिवार से एक बंदा बहुत मेहनत करने के बाद इन सेनाओं में, इन फोर्सेज में भर्ती होता है। तो एक कमांडेंट ऐसा नहीं है कि उसकी चापलूसी नहीं करता है तो उसको उठा के बाहर डिसमिस कर दिया जाए। इस बात को ध्यान रखा जाए कि यदि उसको कर दिया जाएगा, उसके परिवार में, उसके समाज में जो इज्जत जाएगी वो कभी वापस नहीं आ सकती। दूसरा, यदि आप उसको सर्विस से बाहर कर दोगे तो वो कोर्ट में लड़ने लायक फीस भी नहीं जुटा पाएगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये दोनों बड़े जो सजा हैं, ये हाई कोर्ट से नीचे अप्रूव्ड ही नहीं होनी चाहिए। बंदा अपना एडवोकेट खड़ा करे, उधर
गवर्नमेंट अपना बंदा खड़ा, जो भी डिपार्टमेंट फाइट कर रहा हो खड़ा करे, वहां जो बहस होगी, वहां जो निर्णय होगा वो मान्य हो। और क्वार्टर गार्ड और डिसमिस जैसी सजाओं के लिए कमांडेंट को सिर्फ सस्पेंड करने का अधिकार हो, और ये सजाएं देशद्रोह, भ्रष्टाचार या फिर कोई जवान किसी पे गोली चला दे, इन 3 परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी जवान को क्वार्टर गार्ड की सजा सुना ही नहीं जानी चाहिए, किसी भी जवान को डिसमिस किया ही नहीं जाना चाहिए। जय हिंद देशवासियों।